हमारी मध्य वाइस चांसलर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम आपकी आमद का शुक्रिया। और फिरोज सन्स की जो टीम हमारे पास फिरोज सन्स लेबोरेटरीज की टीम मौजूद है, तो ये अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि हम डॉक्टर साहब की बातों को सुनना चाहेंगे, जो अवेयरनेस जो टिप्स वो हमें बताएंगे। सो आई वुड नाउ लाइक टू इनवाइट डॉक्टर राना हकीकुर साहब टू काइंडली शेयर योर वैल्यूएबल थॉट्स विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फिरोज सन्स और मैडम वीसी साहबा हमारी वुमेन यूनिवर्सिटी की कि इन्होंने हमें आज मौका भी दिया है एक ऐसी चीज को हाईलाइट करने का या डिस्कस करने का कि जो कि इस वक्त हॉट टॉपिक है हेल्थ में। क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर जो है ये इस वक्त इतना तेजी से फैल रहा है कि पहले दौर में सोचा जाता था कि जिस औरत के बच्चे नहीं हुए, जो अनमैरिड है, जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, उन औरतों को ब्रेस्ट कैंसर होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ पता चला कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो तकरीबन हर औरत के बच्चे हैं और हमारी सोसाइटी में तो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसके बावजूद भी कैंसर हो रहा है। तो फिर पता चला रिसर्च से ये चीजें जो है कॉजेटिव एजेंट नहीं है, कॉज नहीं है ब्रेस्ट कैंसर की, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर एक मौरूसी बीमारी है, जेनेटिक म्यूटेशन से होती है। और इसका रिस्क फैक्टर जो है वो औरत खुद बताते खुद जेंडर जो है इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यानी औरत होना ही इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर। हमारे मुआशरे में किसी औरत को भी हो सकता है। तो इतना कॉमन और इतना अनप्रिडिक्टेबल जो मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में अगर हम सोचेंगे नहीं, उसको अहमियत नहीं देंगे या उसके लिए हम कोशिश नहीं करेंगे कि हम उससे बच जाएं, तो फिर माजूर के साथ फिर किसी औरत को भी ये मर्ज लाक हो सकता है। लफ्ज हो सकता है लेकिन हकीकत यही है, ऐसा ही हो रहा है। हमारे मुल्क में अभी तक हमारे पास औरतें उस स्टेज पर नहीं आती कि जिनको हम 100% क्योर कर सके। लोकली एडवांस स्टेज या जिसम में जब फैल चुका होता है ब्रेस्ट कैंसर, उस वक्त औरतें हमारे पास प्रेजेंट करती हैं जब हम उनकी मदद नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है एज ए डॉक्टर, एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट, कि पाकिस्तान में भी औरतें स्क्रीनिंग की तरफ आए ताकि हम इसको उस प्री मिलिग्नेंट स्टेज में पकड़ सकें या इसको डायग्नोज कर सकें जब हम इस मर्ज को 100% जिस्म से खत्म कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में स्क्रीनिंग की तरफ अवेयरनेस देने के बावजूद भी हमारी जो वुमेन है वो इस चीज के बारे में अभी भी इतना नहीं सोचती या फिर वो डायग्नोसिस की तरफ नहीं आती। देखिए स्क्रीनिंग जो है, देखिए आप चाहेंगे, देखिए हम अगर कोई आपको डॉक्टर कहता है कि आप ये मेडिसिन लें, इस मेडिसिन के खाने से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप फौरन से उस मेडिसिन को खरीदते हैं कि मुझे ये मर्ज लाभ कराऊं। जब हम आपको बताते हैं कि ये काम करने से आप ब्रेस्ट कैंसर से बच जाएंगे, तो फिर आप लोग वो काम क्यों नहीं करना चाहते, वो डायग्नोसिस की तरफ क्यों नहीं आना चाहते, वो स्क्रीनिंग की तरफ क्यों नहीं आना चाहते, जिससे हम आपको इस मर्ज से बचा सकते हैं। अभी हम इस पे, वैसे तो हमारा आज का टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और स्क्रीनिंग पर है, लेकिन हम सर्वाइकल कैंसर को भी थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। जब तक माइक नहीं आता हो कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो, मूव करके हम आपसे बातचीत करें, आपको इन्वॉल्व करें, ताकि सब लोगों को हम आज जब जाएं तो हम चाहते हैं कि आप एक वो मैसेज वो लेकर जाएं जैसे हम चाहते हैं कि कल को हमें रिस्पॉन्स नजर आए। हम सोसाइटी में वो रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं जिसके लिए हर साल हम ये आकर प्रोग्राम्स करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि पूरे का पूरा मंथ अक्टूबर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस कैंसर पे काबू नहीं पा सके, हम इस कैंसर को अर्ली स्टेज पर डायग्नोज नहीं कर सके। रीजन वही है कि हम शर्माते हैं, लेकिन बात करेंगे तो बात बनेगी, अगर बात नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और ये शर्म की बात नहीं है कि आपकी जिंदगी की बात है। अगर आप शर्माएंगी तो फिर ये मर्ज हो जाएगा और उसके होने के बाद भी आपने घर से निकलना है। तो बेहतर है कि आज आप निकल कर स्क्रीनिंग करवा लें ताकि हम आपकी उस स्टेज पे हेल्प कर सकें जिसपे हम आपको ये गारंटी दे सकते हैं कि आप 100% ठीक हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में यहाँ पे बैठे हुए सब लोग यही चाहते हैं कि खुदा न खास्ता होने की मर्ज ना हो। तो इसको रोकने का, देखिए सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेंशन पॉसिबल है, जिसके लिए वैक्सीन आ गई है। और जब वैक्सीन स्टार्ट हुई तो इतना बड़ी रेजिस्टेंस हमारी सोसाइटी में आई है कि हमारे डॉक्टर्स ने भी अपने बच्चियों को वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया। क्यों?
आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता है। तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के अंदर, प्रिवेंशन के अंदर जब ये वैक्सीन आई है, हमारे डॉक्टर्स ने अपनी बच्चियों को नहीं लगवाया। रीजन ये जी पता नहीं, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि इसके लगने से हमारी बच्चियां बांझ हो जाएंगी। ये कोई अमेरिका और इसराइल की तरफ से है। आपको बताते जाएं कि इसके अंदर अगर फंडिंग की है बिल गेट्स ने, तो उन्होंने अपनी एक एनजीओ बनाई हुई है। उन्होंने आपको पोलियो के कतरे दिए, वो तो आपने पिलवा लिए बच्चों को। और जिन बच्चों, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पोलियो कतरे पिए होंगे और आज उनकी शादी भी होगी, बच्चे हो गए होंगे। तो कोई भी एनजीओ ऐसा काम नहीं करती। और 2042 में तो वैसे बिल गेट्स ने कह दिया है कि हम अपनी एनजीओ क्लोज कर देंगे। उस तक जितनी भी वो हेल्प कर सकते हैं वो कर रहे हैं। देखिए 9 to 14 ईयर्स की बच्चियों को ही क्यों चूज किया गया? इसलिए चूज किया गया कि इसके अंदर एक तो डोजेस कम है, 2 डोजेस लगती हैं। दूसरा जो इम्यूनिटी डेवलपमेंट है वो सबसे अच्छी है जो 19-14 ईयर है। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि 9 से 14 ईयर्स की बच्चियों को हम ये वैक्सीन कर लें। और जो बच्ची वैक्सीन करवा जाएंगी उनको इंशाल्लाह सारी जिंदगी सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, बिकॉज उसका कॉजेटिव एजेंट एक वायरस है। और जैसे हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करते हैं वैसे हम उसकी वैक्सीनेशन करेंगे, तो जब वायरस नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा। तो कितनी अच्छी बात है कि हम एक कैंसर को प्रिवेंट ही कर जाएंगे। हमारी सोसाइटी से वो कैंसर ही खत्म हो जाएगा जिसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। सर्वाइकल कैंसर का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो चीज आपको कम्युनिटी में बताई जाए रिगार्डिंग प्रिवेंशन या फिर उसकी स्क्रीनिंग के लिए, उसको अडॉप्ट करें, क्योंकि ये चीजें आपकी जिंदगी बचाने के लिए है। ये कोई फैंसी चीजें नहीं है। जो टॉपिक है आज हमारी जो डिस्कशन है वो अर्ली डिटेक्शन सेफ लाइफ मींस ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। सबसे पहले बता दें कंफ्यूजन है, हमारे यहाँ मुल्तान में 2 बड़े इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। वी आर नॉट मीनार, हम मीनार नहीं है, वी आर निश्तर कैंसर सेंटर। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का अपना प्रॉपर डिपार्टमेंट है 1957 से निश्तर कैंसर सेंटर के नाम से, जो कि मीनार के साथ हम दीवार हैं, लेकिन हमारे पास अलग से फैसिलिटीज हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रेडिएशन, एवरीथिंग। लोग समझते हैं कि निश्तर में कैंसर के लिए जाएंगे तो हमने मीनार जाना है। तो हमने कहा कि आज आपको ये भी बता दें इस प्लेटफॉर्म पे कि मीनार इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जबकि निश्तर कैंसर सेंटर इज अ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट विच गिव्स ऑन अ सम एक्सटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट या फिर सब्सिडाइज ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज आपको देता है। क्राइसिस जो हम फेस कर रहे हैं इस वक्त, आप देखें कि पाकिस्तान में 109 वुमेन्स एवरी डे दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये छोटा नंबर नहीं है, हम आपको डेली की स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, इट्स अ वेरी हाई। और ये चीज़ें हमने देखी हैं, हमारे सामने वुमेन्स आती हैं, स्टेज 4 होता है, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और वो एक्सपायर हो जाती हैं। 40,000 एनुअल डेथ्स हैं ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से वुमेन की। और 1099 डेली टोल है और 90,000 जो है न्यू केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं। तो मुल्तान में प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा हम फेस कर रहे हैं, बेसिकली वी हैव अ लैक ऑफ स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस एज कंपेयर टू इंसिडेंस। इंसिडेंस ज्यादा है, स्क्रीनिंग कम है, इसीलिए इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। और मेरे ख्याल में आज इस जगह पे बैठे हुए कोई भी, मेरे ख्याल में अगर मैं एक जनरल सा क्वेश्चन पूछूं तो मेरे ख्याल में मैडम आपने भी स्क्रीनिंग नहीं करवाई होगी कभी भी, ऐसे ही है ना? देखिए जी, मैडम ने मैमोग्राफी नहीं करवाई और माशाल्लाह आपकी एज 40 से अबव है, गुड। 40 ईयर से अबव तमाम औरतों के लिए हर 3 साल बाद एक दफ़ा मैमोग्राफी करवाना ज़रूरी है। और ये कोई खतरनाक, कोई डेंजरस टेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल एक एक्सरे है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल होता है। ब्रेस्ट कैंसर इन पाकिस्तान द हाईएस्ट रेट इन एशिया। पाकिस्तान एशिया में हाईएस्ट रेट पे है ब्रेस्ट कैंसर की प्रेवलेंस में। पूरे एशिया में पाकिस्तान बहुत सारे कंट्री से छोटा होने के बावजूद इस मामले में सबसे आगे है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस और प्रेवलेंस है। रीजन ये है कि हमारे पास स्क्रीनिंग नहीं हो रही। स्क्रीनिंग ना होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज लेट होता है और उसकी इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। 1 in 9 वुमेन जो है दे आर कमिंग विद डायग्नोसिस। आप में से हर 8वीं या 9वीं खातून ऐसी है जो एट रिस्क है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। एवरी 8th और 9th वुमेन इज एट रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर। अगर हम स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 100 औरतों को खड़ा करें तो उनमें से 8 औरतें ऐसी हैं जो एट रिस्क है, या तो डायग्नोज हो जाएंगी या वही उनमें से 8 औरतें ऐसी हैं जो आने वाले दिनों में ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स बनेगी।
यंगर वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं हमारे पास। पाकिस्तान में प्रेवलेंस जो यंगर वुमेन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वुमेन। पहले समझाता था कि शायद ये बूढ़ी औरतों का कैंसर है, लेकिन हमारे पास इस वक्त अनमैरिड बच्चियां 90 ईयर्स 20 ईयर्स 21 ईयर्स की आ रही हैं जिनको एडवांस ब्रेस्ट कैंसर होता है, अनमैरिड बच्चियां। तो ये एज बहुत कम है 90 ईयर्स। हमारे पास 90 ईयर्स 20 ईयर्स की बच्चियां आई हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, और ये बहुत छोटी उम्र है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि उनको ब्रेस्ट कैंसर होगा। अगर हार्मोन रिलेटेड भी कैंसर है तो हार्मोन्स का जो एक्सपोजर है उस बच्ची को वो 13-14 ईयर्स से स्टार्ट हुआ, तो 6 साल में उसको इतना हार्मोन रिस्पॉन्स एक्सपोजर हो गया कि उस बेचारी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मीन्स के देयर इज सम जेनेटिक म्यूटेशंस बिहाइंड जो कि ये वजह बन रही हैं। वाई इज ब्रेस्ट कैंसर सो डेडली हेयर? क्यों? यहां 3 फैक्टर्स हैं हमने डिस्कस किए हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है कि हमारे जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर हमारे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो नहीं पहुंच पा रहा, या उनके पास कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई अवेयरनेस नहीं जा रही, उनको पता ही नहीं कि ये कंडीशन कितनी खतरनाक है, इसलिए रिमोट एरिया में जो है ये प्रेवलेंस इसकी बढ़ रही है। दूसरा वही है नॉलेज बैरियर, हम बता नहीं रहे और आप सर्च नहीं कर रहे। वही बात जो मैंने आपसे बात की कि बात करेंगे तो बात बनेगी, ना बात की जा रही है ना बात बन रही है, वो चीज बढ़ती जा रही है और हम खामोशी से बैठ के उसका इंतजार करते जा रहे हैं। और थर्ड नंबर पे जेंडर रेस्ट्रिक्शन, कि हमारी सोसाइटी में अभी भी मेल डोमिनेंसी है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, कुछ ऐसे घराने हैं जिनके अंदर उनके पास ये आज़ादी नहीं है कि वो खुद से आके अपनी स्क्रीनिंग कर सकें। अगर उनके घर के मर्द जो है उनको नहीं लेके आते तो वो घर में ही बैठी रहती हैं। दैट इज अनदर वेरी बिग फैक्टर इन आवर सोसाइटी। लेकिन अब बेहतर होता जा रहा है कि अब हम देखते हैं कि औरतें आती हैं अकेले, आके अपनी स्क्रीनिंग करवा के हमारे पास चली जाती हैं। हमें अच्छा लगता है कि वो अपने घरों से निकल रही हैं, स्क्रीनिंग करवा रही हैं। बट दिस इज अनदर फैक्टर जो हमारी सोसाइटी में भी परसिस्ट करता है कि मेल डोमिनेंसी की वजह से बहुत सारी औरतें हैं, अगर उनके खावन भाई या वालिदैन उनको नहीं लेके आते तो वो अपना डायग्नोस या कुछ भी नहीं करवा पाती, और ये भी एक रीजन बनती है ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ने की। ब्रेस्ट कैंसर को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें, आज हम आपसे जो बात करेंगे, यहां पर जो भी डिस्कशन हो रही है, उसका सिर्फ मकसद ये है कि आपको समझा दिया जाए कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, क्या हो रहा है, ताकि आप लोगों को समझ आए, थोड़ा आपको हेल्थ और मेडिकली भी पता चलेगा, तो आपको अंदाजा होगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो ब्रेस्ट कैंसर होता कैसे है? बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर जो है ये जो मिल्क डक्ट्स होती हैं उसके अंदर बनता है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मसल्स भी हैं, फैट भी है, लेकिन मेन जो कॉमन कैंसर है वो मिल्क डक्ट्स के अंदर बनता है, जो कि इसको हम डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। कॉमन मिथ्स है हमारे पास। ब्रेस्ट कैंसर इज कॉन्टेजियस। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया है जिनका मेल पेशेंट जिसको कैंसर था, तो उसकी जो वाइफ है वो उसके साथ बैठ के खाना खाने से इनकार कर चुकी है, और वो अपने बच्चों को उसके पास जाने से रोकती है कि शायद ये छूत की बीमारी है, ये अगर बच्चे के साथ खेलेंगे तो इनको भी कैंसर हो जाएगा। तो उसकी पूरी फैमिली मेरी बात समझ गई, लेकिन वो औरत मेरी बात नहीं समझी। क्लिनिक से निकलते हुए भी वो ये बहस करती रही कि नहीं, ये फैल सकता है, ये फैल जाएगा, ये बच्चों में हो जाएगा। बेसिकली उसके बच्चों में इसलिए हो सकता है कि क्योंकि फैमिली में कैंसर आने के बाद हम कहते हैं कि ये फैमिली में कैंसर चलता है ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, मौरूसी बीमारी बन जाती है। बट साथ खाना खाने से नहीं फैलेगी। ये एड्स नहीं है, ये कोई हेपेटाइटिस नहीं है, इट्स अ कैंसर। सो ये मिथ भी गलत है कि ये कंटेजियस है। इट्स नॉट अ कंटेजियस डिजीज, ये छूत की बीमारी नहीं है। ये किसी के जिस्म में खुद से हो सकती है, आपके मेरे टच करने से किसी को कैंसर नहीं होगा। सो कैंसर के पेशेंट्स को, जब कैंसर के पेशेंट होते हैं आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले, आपके फैमिलीज में कहीं पे भी हों, तो उनको बेसिकली सोशल हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो अकेले हो जाते हैं। जो वुमेन है वो ये सोचती हैं कि मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा, मेरे बच्चे साथ बैठे खाएंगे नहीं। और ये बात सच है कि उनके बर्तन अलहदा कर दिए जाते हैं। ये बात सच है, क्योंकि ये हमें बताया जाता है कि सर हमने इसके बर्तन अलहदा किए हुए हैं, तो कोई और एहतियात तो नहीं है। तो मैं उसे कहता हूँ भाई बर्तन किस लिए अलहदा किए हैं? तो मेरे मुंह की तरफ देखते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई ये छूत की बीमारी नहीं है, बल्कि उसके साथ बैठ के खाओ, उसको अपने अंदर इन्वॉल्व करो, ताकि वो तन्हाई में बैठ के अपने डिजीज को सोच के ज्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब ना हो। तो ये फैक्टर्स भी हैं जो कि मिथ है। फिर कहते हैं कि इट इज अ पनिशमेंट और कर्स। ये इसको बीमारी हुई ब्रेस्ट कैंसर, इसको जरूर अल्लाह ताला की सजा हुई होगी। कोई बीमारी अल्लाह ताला की सजा नहीं है। हर बीमारी आजमाइश है और एक मेडिकल कंडीशन है।
किसी को भी हो सकती है, इसका कोई रिलेशन नहीं है और हम इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे। तीसरी मिथ है कि ओनली ओल्डर वुमेन गेट्स ब्रेस्ट कैंसर। जो मैंने पहले आपको बताया कि पहले हमारे पास ये चीजें आती थी कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बूढ़ी औरतों को होता है। वैसे आज से तकरीबन 15-20 साल पहले यूजुअली वैसे जो हमारे पास वुमेन ब्रेस्ट कैंसर के साथ आती थी वो 40+ एज में होती थी, लेकिन अब चूंकि यंगर एज में है तो इट्स अ मिथ, इट्स नॉट ट्रू। ट्रू इज ये कि ये किसी भी एज में हो सकता है। एनी एज जिसमें वुमेन्स के मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुकी है उसके बाद ये किसी को भी हो सकता है, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें वुमेन हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है, तो उसके साथ इसका बहुत रिलेशन है। तो इस एज के बाद जो है इसकी प्रेवलेंस किसी टाइम भी हो सकती है। हु इज इट एट रिस्क, मैंने आपको बता दिया है कि हर औरत एट रिस्क है, एवरी वुमेन एट रिस्क। हम नहीं बता सकते कि किस ग्रुप को कैंसर होगा किसको नहीं होगा। फीमेल जेंडर इटसेल्फ आ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिविटी भी इज अ वेरी बिग फैक्टर। अगर किसी फैमिली में किसी किस्म का भी कैंसर हो रहा है तो उसकी फैमिली में आगे चल के किसी भी किस्म का कैंसर हो सकता है। हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोलोन कैंसर हो, आंत का, तो हो सकता है कि उनकी किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो जाए। लेकिन इटसेल्फ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वालदा की साइड से बहुत ज्यादा मूव करता है। नानी को हो गया, खाला को हो गया, अब इस बच्ची को हो गया, इसकी बहन को हो गया, आगे इनकी बेटियों में किसी को हो सकता है। तो फीमेल साइड पे जो है ये मोस्ट कॉमन, लेकिन मेल साइड से भी जा सकता है, लेकिन फीमेल साइड से इसकी जेनेटिक जो शिफ्टिंग है वो बहुत कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर की। बट फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है तो वो फैमिली एट रिस्क है कि उनमें कोई भी कैंसर हो सकता है। उनको स्क्रीनिंग और या यंगर एज में स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। हम बात करेंगे कि अर्ली डिटेक्शन करने से ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और हमारे पास प्रिवेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि फीमेल जेंडर इज अ रिस्क फैक्टर। इट मीन्स कि मैं कैंसर को होने से नहीं रोक सकता, लेकिन इसको अर्ली डिटेक्ट करके क्योर कर सकते हैं हम इसे। अर्ली डिटेक्शन से हम 90% लाइफ सेव कर सकते हैं, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेज 1 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 इज अ लाइफ एंड स्टेज 4 इज अ डेथ। स्टेज 4 किसे कहते हैं? जिसमें मर्ज फैल जाता है, जिगर में चला गया, दिमाग में चला गया, फेफड़ों में चला गया। मेटास्टैटिक डिजीज इज अ स्टेज 4, दिस इज अ डेथ। एंड स्टेज 1 वो है जिसमें अभी स्टार्ट हुआ है। अब हम इसके दरमियान में खड़े हैं, ये हमने डिसाइड करना है कि हमने इस साइड पे जाना है या हमने इस साइड पे जाना है। ये आपको मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, ये आपने अब डिसाइड करना आज बैठ के कि आपको 1 वाली साइड अच्छी लग रही है या 4 वाली। अगर 4 वाली लग रही है तो आप स्क्रीनिंग ना करवाएं, और अगर 1 वाली अच्छी लग रही है तो प्लीज स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन की तरफ आए। ओके, ये शर्म, मैंने पहले कहा है कि ये शर्म की बात नहीं, आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आप शर्माएंगी तो नुकसान आप ही उठाएंगी, हम नहीं उठाएंगे। हम मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, हमारा काम आने वाले मरीज को चेक करना, गाइड करना, उसको डायग्नोस करना और उसको ट्रीटमेंट बताना है। लेकिन आना आपको हमारे पास पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो ये शर्म की बात नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का सवाल है। अब हम आते हैं, हमारे पास 2 मेथड्स हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग मैमोग्राम। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की कोई एज नहीं है। यंगर एज से लेके ओल्ड एज तक हर औरत ने अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। बट मैमोग्राफी का हमने बताया कि 40 एंड अबव जो एज है उसमें मैमोग्राफी जो है वो एडवाइस होती है। उसकी रीजन भी मैं आपको बता दूंगा कि हम यंगर एज में मैमोग्राफी क्यों नहीं करते। सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद से अपने छाती का मुआयना करना, मंथली प्रैक्टिस है, दैट कॉस्ट नथिंग। ये ऐसा एक अमल है जिस पे आपका 1 रुपया भी नहीं लगना। आप आएंगे, मैमोग्राफी, आपके पैसे लगेंगे, आप आएंगे, टेस्ट कराएंगे, आपके सिर्फ टेस्ट है। ये वो अमल हम आपको बता रहे हैं जिस पे आपका कोई पैसा नहीं लगना, लेकिन आप अपने जिस्म को एक मोहलक मर्ज से होने से रोक सकते हैं। Monthly self-examination is recommended for all women regardless of the age. The simple 10 minutes check could save your life. You know your body better than anyone and you are the first line of defense in detecting the changes. आप अपने लिए सबसे पहले तो आप खुद डिफेंडर है ना, अपने जिस्म में होने वाली तब्दीली को
आपको पता चलेगा, मुझे तो उस वक्त पता चलेगा ना जब आप मेरे पास आएंगी, मैं कोई टेस्ट करूंगा। सो आप अपने अंदर आने वाली चीज़ को पहले चेक कर सकते हैं। इसलिए एक 10 मिनट में मैंने ज़्यादा लिख दिए, इट्स अ 5 मिनट्स प्रैक्टिस। वेयर इज टू लर्न ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जिस तरह हमारे पास मेरा क्लिनिक है, कैंसर स्पेसिफिक क्लिनिक, वहाँ पे बहुत सारी वुमेन्स आती हैं जो सिर्फ हमारे पास इसलिए आती हैं कि जी हमने स्क्रीनिंग करवानी है, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, मुझे पेन हो रहा था ब्रेस्ट में, तो डॉक्टर साहब ब्रेस्ट बहुत कॉमन हो गया, तो मैंने कहा जाके चेक करवाऊं। तो हम उसको तसल्ली देते हैं कि आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वहीं पे करके उनको रिलैक्स करते हैं, उनको समझा देते हैं कि आपने घर में किस तरह एग्जामिनेशन करना है। ये अल्ट्रासाउंड ठीक है, आपकी एज ज़्यादा है, आप कोशिश करके किसी दिन आके मैमोग्राफी करवा लें, या आपकी एज कम है तो आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा 6 माह बाद। तो हम उनको समझाते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे लोकल हेल्थ क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, हमारा पब्लिक सेक्टर अवेलेबल है, यहाँ पर आप आएँ, आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को भी अब ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो हमारी हेल्थ विजिटर है घर घर जाती हैं तो वो जाके औरतों को बताएं कि सर्विक्स कैंसर क्या है, ये क्यों होता है, इसमें हमने सफाई का ख्याल रखना है, इसकी प्रिवेंशन करनी है, ये किस वायरस होता है। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता हम प्रमोट कर रहे हैं कि घरों में जाके बताई जाए। हाउ टू परफॉर्म ब्रेस्ट कैंसर सेल्फ एग्जामिनेशन। देखिए इसमें 4 मेथड हैं। सबसे पहले इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन में यह है कि आपने अब शीशे के सामने खड़े होना है और अपनी बॉडी को एग्जामिनेशन करना है। देखने में कोई भी मेन तब्दीली आई होगी तो आपको फील हो जाएगी। उसके बाद आपने अपने हिप्स के ऊपर हाथ रखना है और उसके बाद आपने हाथ उठाना है। ये तीनों काम करने से आपने इंस्पेक्शन करनी है। ये तीनों काम से क्या होगा कि जब आप हिप पे हाथ रखेंगे, ये हाथ ऊपर उठाएंगे, तो आपका ये जो शोल्डर है इसके साथ जितने मसल्स लगे हुए हैं वो स्ट्रेच होंगे। ब्रेस्ट ग्रेविटी से नीचे जाएगा, आपके मसल्स ऊपर जाएंगे, एक स्ट्रेचनेस पैदा होगी। अंदर बनी हुई कोई भी गिल्टी है वो अपने आप को पीछे की तरफ खींचेगी, वहां पे डिंपल बन जाएगा और वो डिंपल आपको बताएगा कि देयर इज सम एब्नॉर्मलिटी हियर। वो चाहे बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, खतरनाक है, नहीं है, बट आपको कोई चीज अगर ऐसी चेंज होगी एंड यू कैन इजीली अप्रिशिएट कि वहां पर कुछ हो रहा है। तो सिंपल आपने खड़े होना है, अपने आप को देखना है, फिर आपने यहां हिप पे रख के हाथ को दबाना है ताकि यहां पे दबाव आए और उसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। तो इस अमल में अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई भी लंप बना होगा तो वो डिंपल की शक्ल में आपको फील होगा, जिससे आपको पता लगेगा कि यहां पर कोई प्रॉब्लम हो रहा है। व्हेन टू परफॉर्म द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यूजुअली हम कहते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मेंसेस के डेट्स के खत्म होने के 1 हफ्ते बाद किया जाए, क्योंकि उन दिनों में ब्रेस्ट टेंडरनेस बहुत ज्यादा होती है, पेनफुल होता है ब्रेस्ट। आप खुद भी हाथ लगाएंगे, पेन होगा तो आप एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां पेन दर्द होगा वहां खुद भी हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को भी लगाने नहीं देंगे, तो वो टाइम आपके लिए ठीक नहीं। दैट इज वेरी गुड कि जब आपके डेज खत्म हो उसके तकरीबन 1 हफ्ते के बाद आप अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें और हर महीने उसी तरह ही अपने आप को फिक्स कर लें कि मैंने इतने दिन के बाद जो है ना मैंने अपना एग्जामिनेशन करना है, तो फिक्स कर लें। लेकिन जो पेशेंट जो हमारी माएँ, जो बड़ी हमारी अम्माएँ हैं घर में, जो मेनोपॉज में हैं, वो अपना महीने का कोई भी दिन रख लें, अपने महीने की कोई डाइट रखने के भी, हर महीने की पहली तारीख को मैं अपना एग्जामिनेशन कर लिया करूंगी, दैट इज वेरी सफिशिएंट। लेकिन हर महीने आप 5 मिनट अपने आप को देंगे और दैट इज वेरी सफिशिएंट फॉर यू। और इससे ही मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोगों के ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कोई लंप बन रहा है तो उस वक्त हम उसको पकड़ लेंगे कि हम जस्ट छोटा सा ऑपरेशन करके भी उसको सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद लाइन डाउन एंड पैल्पेशन है। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसको प्रॉपर आपने लेट जाना सीधा और आपने अपना बाजू पीछे रख लेना है और उसके बाद आप अपने ब्रेस्ट को अपने इन 3 फिंगर्स के साथ खुद फील करेंगी। बहुत ज्यादा दबाना नहीं, बहुत ज्यादा सुपरविजन रखना है, एक फर्म सी प्रेशर देना है और पहले आपने इसको अंदर से बाहर की तरफ ऐसे गोल घुमाना है और बाहर तक जाना है। उसमें जो जो एरिया आता जाएगा वो स्लिप होता जाएगा। कोई भी गिल्टी बनी हुई होगी वो स्लिप होगी आपके उंगली के नीचे, तो आपको फील हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ है। उसके बाद फिर आपने इसी तरह इसको यू मूवमेंट करनी है पूरे ब्रेस्ट के ऊपर। उसमें भी जो चीज़ होगी ऊपर लेके जाएंगे तो वहाँ से स्लिप होकर नीचे चली जाएगी, नीचे आएंगे तो यहाँ से स्लिप होगी। तो बेसिकली हम ये मेथड और ये मेथड जो कर रहे हैं उसमें वो बेसिक जो गिल्टी बनी होगी वो बाइल वो स्लिप होगी जो आपके हाथ में आ जाएगी। उसके बाद शॉवर चेक है, लेकिन वो मैंने आपको पहले बता दिया है, वो कोई खास नहीं है। ये मैंने कुछ पिक्चर स्केचेस बनाए हैं जो कि बताने के लिए हैं। आप देख सकते हैं कि पहले 2 मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताए थे और 4th मेथड है जो आपको मैंने कहा था ऊपर करें। तो इसमें जो है जो भी डिंपल बनेगा वो सामने आ जाएगा।
बाकी 3 जिसके अंदर रेड लाइंस हैं वो आप देख सकते हैं कि एक मेथड ये है, एक मेथड ये है, और एक जहां पर आपको कोई लम्प फील हो तो उसको थोड़ा सा आपने ज्यादा फील करना है कि ये है क्या। और हर लम्प कैंसर नहीं होता, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। तो ये मेथड्स हैं जो आपके लिए करने हैं, वेरी सिंपल। फर्स्ट आपने खड़े होना है, हिप पे हाथ रखना है, ऊपर हाथ उठाना है, दिस इंस्पेक्शन, लेट के हाथ पीछे करके, और गोलाई में मेथड करना है, ये करना है। ये चीजें आपको गूगल पे मिल जाएंगी। अब ये मटेरियल आपको हर जगह मिल जाएगा, आप सर्च करें और इसको अडॉप्ट करें। अब आ जाते हैं मैमोग्राफी पे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हर लंप जो है, ब्रेस्ट लंप इज नॉट अ ब्रेस्ट कैंसर, इसलिए कि बच्चियों में फाइब्रो एडिनोमा बन जाता है। आपने नाम सुना होगा अक्सर, फाइब्रो एडिनोमा, और वो यूजुअली बच्चियों में बनता है, टीनेजर्स में। बेसिकली ब्रेस्ट में चूंकि फैट बहुत ज़्यादा होती है, तो किसी वजह से भी फैट जब थोड़ी हार्ड होती है तो वो एक गिल्टी या लम्प की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और उसकी फीलिंग होती है, तो लोग घबरा जाते हैं कि शायद ये लम्प जो है मैलिग्नेंट ना हो। और दूसरी बात ये कि कैंसर भी पेन करता है, लेकिन एक ख़ास स्टेज पे जाके, जब वो बहुत बड़ा हो जाए, उसका प्रेशर है, स्ट्रेसनेस है। लेकिन अमूमन पेनफुल लम्प इज़ नॉट अ कैंसर। जो दर्द करती है गिल्टी, वो अच्छी होती है, क्योंकि कैंसर जो है वो साइलेंट किलर है, वो दर्द नहीं करता, वो बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है, फैलता रहता है। वो एक ऐसी स्टेज पे पता चलता है जब वक्त गुजर चुका होता है। तो इसीलिए हम स्क्रीनिंग और एग्जामिनेशन की तरफ हैं कि हम इसको उस वक्त पकड़ लें जब वो खामोश बैठा है, क्योंकि जो ब्रेस्ट में मैलिग्नेंट या कैंसर का लंप होगा वो पेनलेस होगा। पेनफुल जो गिल्टी होती है वो अमूमन कैंसर की नहीं होती। तो इसलिए पेनफुल गिल्टी पे आपका ज़हन होना चाहिए, तसल्ली रखनी चाहिए, लेकिन हो सकता है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि गिल्टियां बहुत तरह की होती हैं। फाइब्रोएडिनोमा जो हमने बताया, बन जाती है, उसको कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन अगर पेन कर रही है, साइज में बढ़ रही है, तो निकलवा दी जाती है, क्योंकि वो अनईजीनेस क्रिएट करती है। मैमोग्राफी इज अ एक्सरे मशीन, लेकिन ये बिल्कुल वैसे एक्सरे जैसे आप जाके एक्सरे चेस्ट करवाते हैं, कोई भी एक्सरे करवाते हैं। मैमोग्राफी जो है वो ब्रेस्ट एक्सरे के लिए एक स्पेशल मशीन बनाई गई है। इसके अंदर स्पेशल गैजेट बनाया गया है कि जिससे हम ब्रेस्ट का एक्सरे ले लेते हैं, और इसके अंदर कोई ऐसी शुआएं या रेडिएशन नहीं है जिसके लगने से आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो बहुत माइन्यूट सा वाइट कलर का आपको एक शेडो नजर आ रहा है, जो कि कैंसर का है। अब आप खुद देख सकते हैं कि इस लेवल पे आपकी फिंगर भी फील नहीं कर पाएगी। आप देख लें ब्रेस्ट के लेफ्ट साइड पे, इसमें जो बारीक सा छोटा सा लीजन बना हुआ है, ये इतना छोटा है कि ये आपको हाथ से फील नहीं होगा, लेकिन ये आपकी मैमोग्राफी जो है इसको पिक कर लेगी। और दूसरी साइड पे ये डेंस ब्रेस्ट है, और जो हमने रेड दायरा लगाया हुआ है, बेसिकली यहाँ पर लंप है, यहाँ पर ब्रेस्ट का जो है कैंसर का लंप है। बट ये दिखाने का मकसद ये है कि ये यंगर वुमेन का है, तो चूंकि डेंस ब्रेस्ट है तो वो उसके अंदर मिक्स हो गया फैट के अंदर, तो मैमोग्राफी जो है ना वो हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रही। इसलिए मैमोग्राफी जो है 40 ईयर से पहले नहीं कहा जाता, क्योंकि जो यंगर वुमेन्स के ब्रेस्ट हैं उसमें फैट ज़्यादा होती है, वो डेंस होते हैं। और मैमोग्राफी पे हमें एक्सरे चाहिए, और लेफ्ट साइड का आप देखें ब्लैक कलर का शेडो होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी वाइट कलर की एबनॉर्मेलिटी जो है वो पिक हो सकती है। तो 40 ईयर्स के बाद चूंकि फैट कम होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त बहुत आइडियल सिचुएशन होती है कि आप मैमोग्राफी से प्री मैलिग्नेंट स्टेज भी पिक कर लेते हैं। तो इसलिए 40 साल से कम उम्र की जो औरतें हैं उनको हम कहते हैं कि आप अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड करवा लिया करें। अगर आपको शक है या परेशानी है तो 6 माह में एक अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड कोई हार्मफुल टूल नहीं है, उसके अंदर कोई रेडिएशन नहीं है, वो आप हर महीने भी कराएं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो आप अल्ट्रासाउंड से अपनी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। लेकिन जो 40 ईयर से अबव है उनके लिए रिकमेंडेड है कि दे शुड गो फॉर मैमोग्राम। Mammography is better than the scan. सिर्फ मैमोग्राफी इज बेटर देन स्कैन, मतलब ऑब्जर्व करने में उसमें हमें बेहतर पता चल जाता है। तो अगर 40 से पहले किसी को ये इशू हो रहा है और आप खुद कह रहे हैं कि the area is dense and we are unable to detect, then how you will detect? 40 ईयर से पहले हम मैमोग्राफी करवाएंगे ही नहीं। तो नहीं करा, लेकिन इन केस अगर किसी को हो रहा है, उसको सिर्फ ये शक नहीं है, उसको है ही, जी स्कैन करा रहा है हर बार, और स्कैन जो है वो इतना रिलायबल है।
कौन सा स्कैन? मेमोग्राफी। नहीं, सिंपल जी। देखिए पहली बात तो ये है कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर, अल्ट्रासाउंड इज सेंसिटिव टेस्ट है, वो हर तरह की गिल्टी को पकड़ लेता है, बट वो स्पेसिफिक नहीं है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके एज कंपेयर टू मेमोग्राम। मेमोग्राम इज मोर स्पेसिफिक देन एंड लेस सेंसिटिव, बट अल्ट्रासाउंड इज मोर सेंसिटिव एंड लेस स्पेसिफिक, इसलिए इस मोडेलिटी का वेटेज बढ़ गई क्योंकि स्पेसिफिक है ना जी। मैं बता रहा हूं, हाँ जी। अब होता ये कि जो लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड पे लंप मिल जाता है, मिस नहीं होता, लेकिन लेफ्ट साइड वाला नहीं मिलेगा, तो इतना छोटा है वो, उसमें हो सकता है अल्ट्रासाउंड, अगर मैंने अभी अल्ट्रासाउंड करना सीखा है तो मैं नॉर्मल लिख दूंगा, हाँ, लेकिन अगर किसी ऐसे अल्ट्रासाउंड के पास जाते हैं जिसका जो कर ही ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड 10 साल से कर रहा है, वो शायद बता दे कि बहुत ही माइन्यूट सा एक ऐसा शेडो मुझे मिला है जिसके अंदर कैल्सिफिकेशन है, चेंजेस है, तो कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड पे लेफ्ट साइड वाला मिस हो सकता है, राइट साइड वाला मिस नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड पे वो जो उसके अंदर हम हाइपो इक्विक इको जो जाती है, वो जो लीजन पिक करेगी, वो उसकी डेंसिटी से बता देगी कि डेंस ब्रेस्ट के अंदर एक एरिया है जो कि थोड़ा सॉलिड या सिस्टिक एरिया है जो सस्पिशियस है, तो अल्ट्रासाउंड पिक कर लेगा। और मिडिल एज वुमेन 25, 30, 32 ईयर्स की अल्ट्रासाउंड करवाती है, उसके ऊपर उसको लंप आ जाता है, हम एग्जामिनेशन करते हैं एंड वी फील कि ये इसकी फीलिंग जो है दैट इज सस्पिशियस के मैलिग्नेंट हो सकता है, तो हमारे पास अदर टूल्स हैं। अच्छा, उस वुमेन में हम मेमोग्राफी करवाएंगे, यस, क्योंकि अब हमें ना एक चीज मिल गई है और हम उसकी लोकेशन और अदर चीजें आप मेमोग्राफी देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये फर्स्ट टाइम वुमेन आएगी राइट साइड वाली तो मैं मिस कर जाऊंगा, लेकिन अगर ये आएगी विद सस्पिशियस और डायग्नोस तो मैं इसकी मेमोग्राफी करूंगा, क्योंकि मुझे आगे रिस्पॉन्स में भी देखना है, अदरवाइज मैं नहीं कराऊंगा। अच्छा, वो बहुत यंग बच्ची हैं जिस तरह 22-23 साल की आ जाती हैं, उनको लंप अल्ट्रासाउंड पे, तो उनकी तो हम मेमोग्राफी भी नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे? फिर हमारे पास MRI है, ब्रेस्ट MRI अवेलेबल है, दैट इज हाईली स्पेसिफिक टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन वो 40 ईयर्स के बाद भी करवाया जा सकता है, लेकिन हम उस मोडालिटी को 40 ईयर्स के बाद इसलिए यूज नहीं करते कि हमारे पास एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है जो कि बहुत अच्छे से डायग्नोस कर सकता है। तो हम MRI की तरफ क्यों जाएं? हम MRI की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि हमारे पास एक यंग पेशेंट आ गया है जिसका डेंस ब्रेस्ट है, अल्ट्रासाउंड पे भी सही से पिक्चर नहीं आ रही और मेमोग्राफी इसकी हो नहीं सकती, तो हम MRI करवा लेते हैं। MRI बहुत क्लियर पिक्चर हमें दे देता है, तो हमारे पास मोडालिटी है। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या था कि वो कोई अल्ट्रासाउंड करवा के, या फिर वो कहेगी कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ लगा तो मुझे ना महसूस हुआ, या गिल्टी है, या मेरे बच्चे ने ना सर मारा था तो यहाँ पे चोट लगी, दर्द होता रहा, फिर मैं डॉक्टर साहब चेक करते थे, तो फिर थोड़े दिनों बाद मुझे महसूस हुआ, तो मुझे लगता है बच्चे ने जो सर मारा था ना उसकी वजह से ना मुझे कैंसर हो गया, जबकि ऐसी बात नहीं थी। हुआ ये कि बच्चे ने वहां पे सर मारा, नीचे लंप मौजूद था, पेनलेस था, छोटा था, जब उसको चोट लगी, इन्फ्लेमेशन हुई, वर्म बना, उसको जो चोट लगी उससे एक तो वो एरिया पेनफुल हो गया, दूसरा वो इन्फ्लेमेशन से थोड़ा सूज गया, उसकी वजह से वो प्रोमिनेंट हुआ और वो पकड़ा गया। लेकिन सर लगने से कैंसर नहीं होता। तो हम बात कर रहे थे, तो ये क्लियर हो गया जी। ये है मेमोग्राफी जो मैंने आपको बता दिया है, और व्हेन शुड आई स्टार्ट गेटिंग मेमोग्राफी मैंने आपको बता दिया है, इसकी एज लिमिट बता दिया है, रीजन बता दिए कि हम अर्ली क्यों नहीं करवा रहे, लेट क्यों करवा रहे हैं, और उसकी बेनिफिट और उसका कब उसको करने का और क्या क्या फायदा बता दिया हमने। ओवरकमिंग बैरियर टू स्क्रीनिंग, एक फेयर एंड स्टिग्मा है। स्टिग्मा हमने बात कर लिया है कि औरत, स्टिग्मा है ना कि हम कैसे बात करेंगे, मुझे कैंसर हो गया तो मैं कैसे जाके चेक करवाऊंगी, शर्म आ रही है, ऑब्वियसली ये बात है। दूसरा फेयर, खौफ है, मुझे कैंसर हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। कैंसर जिसको भी हुआ है वो मर गया। फलानी औरत को कैंसर हुआ था, उसने जाके टेस्ट करवाया, वो अगले दिन मर गई, उसने मरना वैसे ही था, लेकिन हमारे ज़हन में खौफ ये पैदा हुआ कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो वो मरी है, वैसे उसने मरना नहीं था, तो ये खौफ पैदा हो गया। और मेरे मोहल्ले में जितने भी कैंसर के पेशेंट थे ना, मैं डॉक्टर साहब मैंने देखे सारे मर गए, जिन्होंने लोहा लगाया वो तो लाजमी मर गए। अब वो बोली जा रही है और मैं सुनता जा रहा हूँ, और मैं अपने पेशेंट की सारी बातें सुनता हूँ, क्योंकि जब वो अपनी पूरी बातें बता देता है ना, फिर वो मेरी बात भी सुनता है, अगर मैं उसकी ना सुनूँ ना फिर वो मेरी भी नहीं सुनता। सो एनीवे, वो यही बातें करती हैं। फेयर है, खौफ है,
उसने अपने सामने ना तमाम कैंसर के पेशेंट मरते हुए देखे, तो उसने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर मौत है, जिसको हुआ नहीं वो मर गया, खत्म। तो इतना खौफ होने की वजह से क्या है कि जब उसको पता चलता है ना, वो कहती है कि अब मैं बताऊंगी मैं तो मरने वाली हूं, ये तो घर वाले में छोड़ देंगे, शोहर में छोड़ देगा, बच्चे रोएंगे, मैं इनको छोड़ के आ रही हूं। वो अपने ही एक होल के अंदर फंस जाएगी, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आ जाएगी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल हैं, महंगा है इलाज कैंसर का, ट्रीटमेंट भी महंगा है, डायग्नोस्टिक। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि हमारे पास निश्चित कैंसर सेंटर में मैमोग्राफी मशीन अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, सीटी स्कैन अवेलेबल है, रेडिएशन मशीन अवेलेबल है, कीमो लग रही है। हमारे पास मेडिसिन साल में फ्री भी आ जाती है, हम फ्री भी दे रहे होते हैं। कुछ पेशेंट खुद खरीद के ला रहे होते हैं, मिलके हेल्प कर लेते हैं, बैतुल माल से मेडिसिन अरेंज करवा देते हैं, ज़कात का फंड आ जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। खुद हमने कुछ ऐसा बनाया होता है सिस्टम डॉक्टर्स ने मिलके कि हम खुद उनको मेडिसिन अरेंज कर देते हैं। तो मिलजुल के हम आने वाले हमें पता होता है कैंसर पेशेंट का लंबा इलाज है, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन शर्त यह कि आप हमारे पास आए, हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे इन एनी स्टेप में, जहां पे भी आप खड़े होंगे, चाहे वो डायग्नोस्टिक है चाहे ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली ये भी एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है स्क्रीनिंग में भी और ट्रीटमेंट में। सपोर्ट अवेलेबल, बिल्कुल सपोर्ट अवेलेबल। अब आप देखें कि इतना ज्यादा, मेरे ख्याल में मैं आज आपको यहाँ लेक्चर देने के लिए आया हूँ, लेकिन ब्रेस्ट अवेयरनेस और इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बहुत ज्यादा पता है। शौकत खानम अपनी कंपेन स्टार्ट करता है, सेलिब्रिटी को इन्वॉल्व कर लेता है, टीवी के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीजें जो है अवेयरनेस जो है अवेलेबल है, सपोर्ट इस तरह। प्रिवेंशन टिप्स हमने पहले बता दिए हैं। मेंटेन हेल्थी वेट, जी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटापा जो है वो एक अनदर कॉज है ब्रेस्ट कैंसर होने की। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भी मोटापा कैसे ब्रेस्ट कैंसर कर सकता है? वो ऐसे कर सकता है कि जो फैट है उसके अंदर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम। और मैंने आपको पहले बताया कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं उससे डायरेक्टली रिलेटेड होता है ब्रेस्ट कैंसर। कॉमनली जो 4 टाइप में से जो सबसे कॉमन टाइप है वो ER/PR पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, जिसमें ये रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं। और उन पेशेंट में हम ये कहते हैं कि आपकी ओवेरियन से सिक्रीट होने वाला जो हार्मोन है वो आपके कैंसर को बढ़ने में मदद दे रहा है, तो हमने उनका हार्मोन ब्लॉक करना होता है क्योंकि वो मदद देता है। तो फैट के अंदर भी होता है, तो चूंकि फैट के अंदर एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं, वहां से एस्ट्रोजन बनता है, तो ज्यादा फैट होने से ज्यादा रिसेप्टर्स होंगे, ज्यादा एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा। तो अगर उस पेशेंट के अंदर रिस्क है या उसके अंदर कोई म्यूटेशन अवेलेबल है तो फिर उसको कैंसर हो सकता है। इसलिए मोटापा भी वजह है कैंसर की। हमारे मुआशरे में टोबैको अल्कोहल यूज नहीं होता, वेस्ट में होता है, लेकिन अब हमारे भी यहाँ पे वैप और ये चीजें यूज हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में बताना जरूरी है कि टोबैको इज कॉज ऑफ मोर देन 80% ऑफ द कैंसर पूरी बॉडी में। 80% ज्यादा कैंसर जो है वो टोबैको यूज करने से होते हैं। फिजिकली एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, अपनी डेली लाइफ को ऐसा मोबाइल करें, क्लास ए पर्सनैलिटी ना अपनी बनाएं, चलते फिरते रहें, वॉक करें। और ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल, जो औरतें मैरिड हैं कोशिश करें कि अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। उसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे आपकी हेल्थ में फायदे हैं। अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी बनाई है, जो अमल भी बताया है, वो उसमें टोटल आपको फायदा है। तो ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना किसी हद तक इनडायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर कर सकता है, लेकिन मैं उसको डायरेक्टली रिलेट नहीं करूंगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज ए गुड अमल है, करना चाहिए। जो कम्युनिटी एक्शन एंड सपोर्ट हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा हो रहा है। हम आपके पास आए, हो सकता है कल को कोई और आए। आपने देखा होगा जगह जगह ये आजकल ये कैंपेन चल रही है और पूरा साल ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस से पूरा साल चलती है। गवर्नमेंट एनजीओ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ये अलवी साहब की मिसेज ने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो ये स्लोगन बना था, बात करेंगे तो बात बनेगी, जो हमने पहले बात की है कि बात शुरू करते हैं तो फिर कुछ होगा। तो हमने आज बात की है, तो इंशाल्लाह बात की है तो बात बनेगी भी। सेहतमंद औरत, खुशहाल पाकिस्तान, ठीक है, ये बहुत सारे स्लोगन्स बन गए। कल्चर बैरियर हमने आपको कहा है कि ब्रेकिंग द साइलेंस, इस साइलेंस को हमें तोड़ना पड़ेगा, इस शर्म को खत्म करना पड़ेगा। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मैंने जो आपको बताया है उसमें सॉरी टू से कोई शर्माने की बात नहीं है, वो आपने खुद करना है, एक बंद कमरे में करना है। उसके करने में क्या हर्ज है आपको? वो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? मेरा क्वेश्चन है आज आप लोगों से कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने में क्या प्रॉब्लम है? फिर भी नहीं कर रहे हम लोग। ना करवाएं आप मैमोग्राफी, बट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो कर लें भाई। वो तो महीने में एक दफा आपने करना है, वो तो आपका 10 दफा हाथ अपने जिस्म पे लग जाता है।
लेकिन हम 5 मिनट अपनी ज़िंदगी के, वही बात कि हम आज इरादा करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी के 5 मिनट हर महीने अपने आप को देंगे। 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर दूं, बता नहीं सका। एक तो है कि मैमोग्राफी टोटली फीमेल वर्कर्स के साथ अटैच है, उसमें कोई मेल वर्कर नहीं होता। हमारी एक सीनियर स्टाफ हैं, 1 या 2 जो ट्रेन हैं वही मैमोग्राफी करती हैं। आपको गॉन पहनाया जाता है, आपको मैमोग्राफी की जाती है, उसके बाद इमेजेस चले जाते हैं डॉक्टर के पास और वो अल्ट्रासाउंड करके आपका मैमोग्राफी देखकर, बाज़ वो अल्ट्रासाउंड भी नहीं करता, मैमोग्राफी के ऊपर इंटरप्रेट कर देता है कि इसकी मैमोग्राफी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। एक तो उसके अंदर पर्दा है, मैमोग्राफी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम जब आपका एक्सरे लिया जा रहा है वो टाइम है जब आपको पर्दे की ज़रूरत है, वो पर्दा ही होगा। इन्होंने कराई, आपको बताएंगे। बाकी इमेज जो है वो तो कोई भी देख ले, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात आपने बात की है, अब हमारे पास इस वक्त हमने जैसे आपको बताया कि हम कैंसर सेंटर से, निश्तर कैंसर सेंटर से हैं। निश्तर कैंसर सेंटर जो है वो इस वक्त पिछले साल हमने सीएम साहबा को मैंने लेटर लिखा, उनको हमने बताया कि 10 साल से गिलानी साहब के दौर से हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक सेंटर था जो पाइपलाइन में बन ही नहीं सका। उनको हमने सारी बात बताई और उनकी अच्छी बात यह है कि हम थैंकफुल हैं उनके कि उन्होंने मेरी उस मैसेज और लेटर को, एक छोटा सा ट्वीट किया था मैंने, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने उसको एग्जामिन किया, उसको एवेल्युएट करवाया और फिर उन्होंने आगे कागज़ रख के तमाम लोगों को कहा कि ये काम रुका क्यों हुआ, 10 साल से होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि पिछले साल जून में हमें 1 अरब रुपया स्पेशली फॉर कैंसर सेंटर मिला, हेल्थ से हट के, जिसकी वजह से 100 बेडेड इस वक्त कैंसर सेंटर बन रहा है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने वाली है, कोशिश ये है कि अगले साल जून तक वो फंक्शनल हो जाए और हमारा प्लान है कि उसके अंदर हम एक 1 स्टेप ब्रेस्ट क्लिनिक बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक औरत जिसको लगता है या जिसको डॉक्टर ने कहा है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, वो आएगी, मैमोग्राफी होगी, अल्ट्रासाउंड होगा, एक्सरे होगा और अगर उसको कोई कैंसर है तो मैमोग्राफी मशीन पे उसकी बायोप्सी हो जाएगी। तो जब वो शाम को जाएगी तो उसका प्रॉपर डायग्नोज हो चुका होगा और हम उसको ट्रीटमेंट लिख के दे चुके होंगे कि अम्मा आप कल आके अपना इलाज शुरू करवा देना। इसके अलावा जो आपने बात की है उसके लिए हमें चाहिए मोबाइल मैमोग्राफी। मोबाइल मैमोग्राफी मुल्तान में अवेलेबल नहीं है, लाहौर में कैंसर केयर हॉस्पिटल है, उनके पास ये है, और एक पिंक रिबन हॉस्पिटल है। तो हमारा प्लान है कि जैसे अब ये मौसम ठीक हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 1-2 माह में हो सकता है कि हम उनसे रिक्वेस्ट करके वो वैन मंगवा लें, उसके अंदर मैमोग्राफी मशीन इंस्टॉल होती है और वो मैमोग्राफी मशीन हम ला सकते हैं, हम वैन ला के यहाँ खड़ी कर दें और आप लोगों में से जो लोग 40 एंड अबव हैं वो मैमोग्राफी कर लें। तो ये हमारे फ्यूचर प्लान्स में हैं, बस ये है कि अभी हम उस फेज़ में हैं कि जब हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हमें कुछ महीने चाहिए, जैसे वो डेवलप हो जाएंगे तो ये चीज़ें सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। फिर हम ये वाले जो आप कैंप कह रही हैं, ये मैमोग्राफी कैंप हम आपके यूनिवर्सिटी में लगा सकते हैं, क्योंकि वैन होगी, आके रुकेगी, वैन के अंदर आप जाएंगे, अपनी मैमोग्राफी करके बाहर आ जाएंगे, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो ये इंशाल्लाह होगा आगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टॉक। सर ने बहुत डिटेल से सारी चीजें जो हैं बताई हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पैगाम जो उनके अमानत उन्होंने आपके पास पहुंचाया के पास आप इसे अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, बल्कि अपनी सराउंडिंग्स में, अपने फैमिली मेंबर्स में सब तक ये मैसेज पहुंचाएंगे और ऑफ कोर्स एक चेन बनेगी आगे की और हम इंशाल्लाह इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात पाएंगे। आपका तो नहीं निकला डॉक्टर रहमा, आप डिपार्टमेंट का निकला है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आप तो देखिए वहीद नदीम IMS फातिमा मुनव्वर, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग। Assalamu alaikum. My name is Saira Sajid and I am department from English. This seminar is very informative and hope so the students are aware in everybody in every moment. Thanks to Dr. राना अतीक साहब, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा बताया और बहुत ही अच्छा बहुत अच्छे अंदाज में हमें सब कुछ समझाया और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो यूनिवर्सिटी में आए, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे तालिबे इल्म को सराहा और उनको बहुत ही मालूमाती अंदाज में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा खान है। आज मैं यूनिवर्सिटी में आई थी डॉक्टर अतीक राना अनवर राना,
वो बहुत ही अच्छी उन्होंने हमें बताई है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के बारे में, बहुत सारी बातें बताई हैं जिसके बारे में हमें पहले कुछ नहीं पता था, जैसे सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताया है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि वो यहाँ पे उन्होंने एक कुरंदाजी करवाई है जिसके अंदर तमाम 10 बच्चों को निकाला है और वो अपनी मदर्स की स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जिससे उन्हें अवेयरनेस होगी। अब एक बच्ची ने अगर सीख लिया, वो आगे जाके चेन बाय चेन ये सिलसिला चलता जाएगा। जो हमने अवेयरनेस सीखी है वो हम बाकी लोगों को भी बताएंगे। तो हम उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।